हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल सिविल सर्विस मानिया में स्निग्धा। आज हम पढ़ेंगे आंसर राइटिंग का जो फर्स्ट वीडियो था। ये टॉपिक का हड़प्पन सिविलाइजेशन का हड़प्पन आर्किटेक्चर का ये हमारा सेकेंड आंसर राइटिंग वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में मैंने 3 क्वेश्चंस डिस्कशन किए थे मेंस की, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आए थे। अभी हम और 3 क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। उसके बाद कुछ आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे 3 वीडियो का, 3 क्वेश्चंस का। तो उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक तक जाएंगे। तो ये हमारा सेकेंड वीडियो है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ये आया था यूपीएससी 2015 में। ये क्वेश्चन आया था मेंस में। द एंशिएंट सिविलाइजेशन इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट डिफर्ड फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन दैट इट्स कल्चर एंड ट्रेडिशंस हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट ए ब्रेकडाउन टू द प्रेजेंट डे। इसके ऊपर कमेंट करने के लिए बोला है। मतलब क्वेश्चन ये है कि हमारा जो एंशिएंट सिविलाइजेशन था इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, जो कि था हड़प्पन सिविलाइजेशन या फिर बोल सकते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो कैसे डिफर्ड है फ्रॉम दोज ऑफ इजिप्ट में जिस टाइम के सिविलाइजेशन चले आ रहे थे एंशिएंट पीरियड में, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस में भी जिस टाइप के सिविलाइजेशन चले आ रहे थे, उनके कल्चर ट्रेडिशन और जो भी है उनसे हमारा सिविलाइजेशन किस तरह से डिफर करता है, डिफरेंस क्या है। एंड दैट हैव बीन प्रिजर्व्ड विदाउट ए ब्रेकडाउन टू द प्रेजेंट डे। मतलब प्रेजेंट डे को विदाउट ब्रेकडाउन करके वो किस तरह से प्रिजर्व किए गए हैं और उनकी कल्चर और ट्रेडिशंस कैसे डिफर होता है हमारा कल्चर से, उसके ऊपर कमेंट करिए। तो इसके ऊपर एक सैम्पल आंसर्स मैंने तैयार किया है, आप थोड़ा उससे ओवरलुक कीजिए। जैसे कि आप इंट्रोडक्शन में ये लिख सकते हैं, द एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट स्टैंड्स डिस्टिंक्ट फ्रॉम इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस इन दैट इट्स कल्चरल कंटिन्यूम हैज रिमेन्ड लार्जली अनब्रोकन टू द प्रेजेंट डे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ये है कि हमारे जो एंशिएंट सिविलाइजेशन है, जिसको हम इंडस वाले सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं, ये थोड़ा डिस्टिंक्ट होता है फ्रॉम इजिप्ट, मेसोपोटामिया एंड ग्रीस, बिकॉज इसका जो कल्चरल कंटिन्यूम है वो आज भी हमारे प्रेजेंट डे में अनब्रोकनली रिमेंड है। मतलब कहीं ना कहीं तो उसका जो, और हम आगे डिस्कशन करेंगे क्यों ऐसे कहा गया है इंट्रोडक्शन में। तो जैसे कि नाइल, मेसोपोटामियन एंड ग्रीस सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन कर गया और उसके जो कल्चर है धीरे धीरे हमारे लैटर ट्रेडिशन में असिमुलेट हो गया। कि लेकिन इंडिक सिविलाइजेशन, जो इंडस वाले सिविलाइजेशन था, वो धीरे धीरे इवॉल्व होकर हमारे चेंजेस को ऑब्जर्व करके उसके कोर वैल्यूज़ भी चेंज नहीं हुआ और वो कहीं ना कहीं हमारे प्रेजेंट डे में ऑब्जर्व हो गया। तो इसको हम थोड़ा डिटेल्स में एनालाइज करेंगे नेक्स्ट स्लाइड में। ओके, तो पहले यहाँ पे डिस्कस करेंगे इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया एंड उसके बाद ग्रीस की। तो उसके बाद हम आईबीसी के बारे में बात करेंगे। तो जो एंशिएंट इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया कल्चर थी, दे वर क्राडल सिविलाइजेशन। क्राडल सिविलाइजेशन मतलब जब पहले पहले बार इंसान इवॉल्व होकर एक मंकी से इवॉल्व होकर एक इंसान की तरफ बढ़ रहा था। तो जब उनको कुछ भी नहीं पता था, वो बाहर जाकर बर्न मतलब हंट करके खा रहे थे और क्लदेश भी अच्छा खासा नहीं था, हाउस भी उनको पता नहीं था किस तरह से बनाते हैं, क्या करते हैं। तो तभी तभी जो इंसान की स्टार्टिंग हुई थी, तभी वो जो सिविलाइजेशन बना रहे थे एकदम एंशिएंट पीरियड में, एकदम पहली पहली जो सिविलाइजेशन बना था ह्यूमन की, उसको वो था इजिप्ट एंड मेसोपोटामिया की सिविलाइजेशन। बट लेकिन उनका जो कल्चरल ट्रेडिशन था वो धीरे धीरे जब इवॉल्व होते गए वो एरिया, और इंसान भी उसी पैटर्न पे इवॉल्व होते गए, बहुत सारे रिवोल्यूशन आते गए, वो कहीं ना कहीं उनकी जो कल्चरल ट्रेडिशन कहीं गुम हो गई, डिक्लाइन हो गई विद द फॉरेन कन्क्वेस्ट। उस जगह पे धीरे धीरे पर्सियन, ग्रीक, रोमन, अरब, ऑटोमन, ये सारे लोग जब वहाँ से पहुँच गए और इसको इन्वाजन करके, कन्क्वेस्ट करके उस एरिया में अधिकार जमाने लगे, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें वहाँ डिक्लाइंड पोजिशन में आ गया। ठीक है, और उसके बाद देयर एंशिएंट लैंग्वेज जो था, जिसको बोलते हैं हायरोग्लिफ्स एंड क्यूनिफॉर्म, ये भी धीरे धीरे कहीं ना कहीं एक्सटिंक्ट हो गया। और ये जो फॉरेन ट्रेडिशंस आ गए, फॉरेन की कल्चर, फॉरेन की लैंग्वेजेस वहाँ पे इंट्रोड्यूस हो गया। उनकी जो पॉलीथेइस्टिक रिलीजन, मतलब वो डिफरेंट गॉड को जो पूजा करते थे, हर एक एंगल में, हर एक चीज़ों के लिए उनका एक गॉड रहता था, वो भी कहीं ना कहीं डिसअपियर्ड हो गया एंड कल्चरल कंटिन्यूटी ब्रोक हो गया रिवॉल्यूशन होते होते। लेकिन आज जब आप देखोगे प्रेजेंट डे इजिप्ट एंड इराक,
तो तभी एंशिएंट पीरियड से अगर आप देखोगे मॉडर्न इजिप्ट एंड इराक को, तो कहीं न कहीं आपको लगेगा कि कोई भी तालमेल नहीं है। वो एक अलग सोसाइटी था, अलग सिविलाइज़ेशन था। आज का जो दुनिया एक अलग सिविलाइज़ेशन है। कोई भी चीज़ें उसका यहाँ तक ट्रांसफ़र नहीं हुआ। कोई भी कल्चर, कोई भी ट्रेडिशन, कोई भी लैंग्वेजेस, तो कहीं न कहीं जो भी रेमनांट्स था, जो भी उनका रिमेनिंग चीज़ था, वो पास्ट में ही छूट गया। बट द डोमिनेंट कल्चर्स आर लार्जली शेप्ड बाय लैटर इस्लामिक एंड अरबिक ट्रेडिशन। उनका जो डोमिनेंट कल्चर्स होता था, जो पॉलीथेइस्टिक रिलीजन था, वो कहीं न कहीं शेप करके ले गए इस्लामिक जो कम्युनिटी आ गए वो, एंड अरबिक जो ट्रेडिशंस आ गए, वो कहीं न कहीं उसको एकदम कंप्लीटली डिसअपीयर कर दिए। तो ग्रीस में भी कहीं न कहीं वही तरह की सेम पैटर्न पे चली आ रही थी। जब आप एंशिएंट ग्रीस को देखोगे, तो एंशिएंट ग्रीस ने ह्यूमन बीइंग के लिए, ह्यूमन सोसाइटी के लिए काफ़ी सारा कंट्रीब्यूशन दिया। जैसे कि ह्यूमैनिटी फिलॉसफी दिया उसने, ड्रामा दिया, साइंस दिया, डेमोक्रेसी दिया। तो ये सब कुछ देने के बावजूद भी बट इट्स रिलीजन एंड सिटी स्टेट सिस्टम एंड वे ऑफ लाइफ डिड नॉट सर्वाइव इंटैक्ट। ये सब चीज़ देने के बावजूद भी सोसाइटी को उसके रिलीजन रिस्टोर नहीं हो पाया, सिटी स्टेट सिस्टम और वे ऑफ लाइफ जो वो ट्रेडिशंस मेंटेन कर पा रहे थे, कस्टम्स जो चली आ रहा था, वो कहीं ना कहीं गुम हो गया, कहीं खो गया उस सिविलाइजेशन डिक्लाइन होने के बाद। और उसके बाद रोमन, बाइजेंटीन, ऑटोमन ये भी धीरे-धीरे वहाँ पे रूल करने लगे, जिसके साथ उनके ग्रीक कल्चरल एक मैट्रिक्स बन गया। उनके जो मैट्रिक्स था ग्रीक कल्चर का, वो कहीं न कहीं खो गया उस बीच। एंड मॉडर्न ग्रीस इनहेरिट्स द लैंग्वेज बट नॉट द एंशिएंट रिलीजन सोसाइटी ऑर्डर। तो ये मानते हैं कि जो मॉडर्न ग्रीस है, वो कहीं न कहीं उनका लैंग्वेज को इनहेरिट करके लाए हैं। लैंग्वेज वहाँ से सिर्फ़ आया है, लेकिन उनकी जो एंशिएंट रिलीजन एंड सोशल ऑर्डर, ये सब उसी पैटर्न पे, उसी तरह से इनहेरिट नहीं हो पाया। ठीक है? तो उसके बाद हम देखेंगे इंडियन सबकॉन्टिनेंट में। इंडियन सबकॉन्टिनेंट में कौन सी सिविलाइजेशन अभी उसी वक्त से चली आ रही थी एंशिएंट, वो था आईबीसी, जिसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते थे या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते थे। उसके बाद वैदिक कल्चर आया, उसके बाद क्लासिकल पीरियड आया, उसके बाद मिडिवल पीरियड आया और उसके बाद मॉडर्न पीरियड आ गया। तो इतने सारे इवोल्यूशन होने के बाद भी, इतने सारे इवोल्यूशन जो भी आप बोल सकते हो, आने के बावजूद भी वही कल्चर, वही हमने डिस्कशन किया है किस तरह से, हम पिछले जो आंसर राइटिंग था वहाँ पे डिस्कशन किए थे, किस तरह से अर्बनाइजेशन में हड़प्पन कल्चर की काफ़ी इंपॉर्टेंस रहती है, काफ़ी चीज़ें इन्फ्लुएंस होकर हम अर्बनाइजेशन को भी बनाए थे। तो डिस्पाइट इन्वर्जन एंड चेंजेस, इंडिया सोच अनब्रोकन कल्चरल कंटिन्यूटी फ्रॉम एंशिएंट टाइम्स टू द प्रेजेंट। बट हाउ इट इज़ हैपनिंग? रिलीजियस कंटिन्यूटी, वैदिक रिलीजन इवॉल्व होता है हिंदुइज्म पे, ठीक है। और ये जो हड़प्पन कल्चर, वो भी हिंदुइज्म, सनातन धर्म हमारा पर्टिकुलरली क्या है कि नेचर को वर्शिप करना, ठीक है। प्रैक्टिसेस लाइक यज्ञस, सैक्रेड फायर, वर्शिप ऑफ रिवर्स, काउज, कंसेप्ट ऑफ धर्म, ये सारे चीज़ आईबीसी के पीरियड से, हड़प्पन कल्चर से ही चली आ रही है। वैदिक पीरियड में भी वही सेम चीज़ें, लेकिन एक एक्सप्लेनेशन वे में, एक बहुत सुंदर वे में वो चला आ रहा था। लेकिन हड़प्पन हमें पता नहीं वो किस तरह की सैक्रिफाइस करते थे, किस तरह की यज्ञ करते थे, क्योंकि हमें सिर्फ रिमेन्स मिला है लेकिन डिटेल्स कुछ नहीं मिला है। लेकिन डिटेल्स हमें मिलता है वैदिक पीरियड से, जो किस तरह से होता है, क्योंकि वहाँ से रिटिन स्क्रिप्चर्स, रिटिन होना, लिटरेचर आना, वो सब शुरू हो गया था, जिसकी वजह से वो सब प्रिजर्व होके अभी तक चली आ रहे हैं। लेकिन हड़प्पन कल्चर में इतना सारा कुछ डेवलप वो नहीं थे, रिटिन फॉर्म में इतना डेवलप नहीं थे, और उनकी भाषा हमें बहुत कम लोगों को पता है। मतलब जो आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं सिर्फ उन्हें ही पता होता है, और वो अजम्पशंस करते हैं, ठीक है। इंडस वैली में जो मोटिव्स होते हैं, सच एज पीपल ट्री को पूजा करना, स्वस्तिक का चिन्ह को यूज़ करना, टेराकोटा फिगरेंस बनाना, ये सारे कहीं ना कहीं लैटर हिंदू, बुद्धिस्ट एंड जैन आइकोनोग्राफी में भी मिलता है। तो इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अनब्रोकन कल्चरल कंटिन्यूटी चली आ रही है। लैंग्वेज लिटरेचर में भी संस्कृत continues to influence Indian languages, rituals and philosophy. Epics like रामायण, महाभारत remain living traditions, not just historical text, जो कि वैदिक पीरियड में होता था। सोशल सिस्टम क्या था? वर्ण, जाति, फैमिली स्ट्रक्चर, कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, ये भी कहीं ना कहीं अभी तक वैनिश नहीं हुआ है, चली आ रही है उसी पैटर्न पे। और फिलोसॉफिकल थॉट्स वो क्या है? उपनिषदिक जो क्वेस्ट फॉर ट्रूथ, कंसेप्ट ऑफ कर्म, धर्म, मोक्ष
एंड द सरमन ट्रेडिशंस जो कि बुद्धिज्म जैनिज्म कल्चर को सेव करती है, और कल्चरल प्रैक्टिसेस लाइक फेस्टिवल्स, दिवाली, होली, ये सारी चीज़ें, सिंबल्स, स्वस्तिका, लोटस, ओम, पिलग्रिमेज हैव बीन सेलिब्रेटेड कंटिन्यूअसली फॉर मिलेनिया। ये सारी चीज़ें तभी से चली आ रही है, मतलब वैदिक पीरियड से चली आ रही है। और हो सकता है वैदिक के प्रीवियस जो ईयर था IVC का, इंडस वैली सिविलाइजेशन, वो भी लोग ये सारी चीज़ों को भी हो सकता है मान रहे होते हैं, मतलब हो सकता है कि वो मानते थे। रॉक कट केव्स जैसे कि अजंता, एलोरा एंड स्ट्रक्चर टेम्पल्स एट कोणार्क, खजुराहो, ये सारे स्टाइलिस्ट एलिमेंट्स जहाँ पे ईयरली वैदिक एंड फोक ट्रेडिशन भी दर्शाता है, कहीं ना कहीं आज भी प्रेजेंट है, आज भी उसी तरह के सिग्निफिकेंटली इम्पोर्टेंट है आज के ज़माने में। अनलाइक ग्रीक एंड इजिप्टियन टेम्पल्स विच बिकेम म्यूजियम्स, इंडियन टेम्पल्स रिमेन लिविंग इंस्टीट्यूशंस और वर्शिप। तो ये सारे म्यूजियम से पड़े हुए हैं जो ग्रीक एंड इजिप्टियन की जो टेम्पल्स वगैरह थे। लेकिन हमारे जो इंडियन टेम्पल्स, क्योंकि हम सनातन धर्म को उसी पैटर्न पे फॉलो कर रहे हैं, हो सकता है बहुत सारे इन्वाजन हो सकता है बहुत सारे फॉरेनर्स आकर इंडिया में घुस गए हों, बहुत सारे रूलर्स आके यहाँ पे रूल करके गए हों, लेकिन फिर भी सनातन धर्म को कोई डिक्लाइन नहीं कर पाया, डिसअपियर नहीं कर पाया। वो आज भी हमारे टेम्पल्स में, हमारे जो कल्चर में, हमारे ट्रेडिशंस में रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, तो व्हाई दिस कंटिन्यूटी, ये कंटिन्यूटी होने की क्या वजह हो सकती है? कि इंडियन कल्चर की ऑब्जेक्टिव नेचर है। इंस्टेड ऑफ रिजेक्टिंग फॉरेन एलिमेंट्स, हमारे इंडियन क्या करते हैं, इसको असिमुलेट कर देते हैं, मतलब हमारे कल्चर के साथ उनकी कल्चर को फ्यूजन करवा देते हैं। ऐसा नहीं हमारे कल्चर को एकदम वो रिफ्यूज़ करके, उसे छोड़ के, रिजेक्ट करके फॉरेन कल्चर को वो अडोप्ट नहीं करते। हो सकता है लोग करते हैं बहुत सारे, लेकिन काफ़ी सारे लोग होते हैं जो हमारे कल्चर को पकड़ रखने की मतलब जो साहस रखते हैं, आई मीन अपने अंदर से भी वो इस तरह की क्वालिटी रखते हैं। पर्शियन आर्ट मुग़ल इंडिया में, ठीक है, मुग़ल इंडिया में पर्शियन आर्ट को इंट्रोड्यूस कर लिया। ग्रीक इन्फ्लुएंस गांधार आर्ट में ग्रीक इन्फ्लुएंस को भी डाल दिया, तो असिमुलेट कर लेते हैं। स्ट्रॉन्ग रूट इन ओरल ट्रेडिशन, हमारे जो एपिक्स है, पुराण से, रिचुअल से, वो गुरु शिष्य के ट्रेडिशंस हमारे इंडिया में बहुत फेमस है। तो जिसके वजह से ओरल ट्रेडिशन होने की वजह से प्रिजर्व हो जाते हैं बहुत सारी चीज़ें, जिसके वजह से रेजिलियंस इवन व्हेन इंस्टीट्यूशन कोलैप्स होने के बावजूद भी हमारे जो ओरली जो नॉलेज हम एक्वायर किए हैं, वो सारी चीज़ें हमारे जेनेटिक्स में अंदर आ जाती है। विलेज आज कल्चरल यूनिट, हमारे कल्चरल यूनिट क्या होती है? अनलाइक सेंट्रलाइज्ड एम्पायर, इंडियन विलेजेस प्रिजर्व ट्रेडिशंस इंडिपेंडेंटली ऑफ पॉलिटिकल अपहीवल्स। कुछ भी आ जाए, कुछ भी किया जाए, कोई भी फॉरेनर्स आ जाए, कोई भी इन्वाजन हो जाए, हमारे जो विलेजेस हैं इनको माना जाता है कल्चरल यूनिट। वो इंडिपेंडेंटली अपने कल्चर को, अपने ट्रेडिशन को साथ में लेते हुए चलते हैं। पॉलिटिकली वो अनअफेक्टेड रहते हैं, कोई भी लोग आ जाए उनकी कल्चरल माइंडसेट को चेंज नहीं करवा सकते, जो कि हमारी एक प्लस पॉइंट है, हमारे एक एडवांटेज है। फिलोसॉफिकल फ्लेक्सिबिलिटी क्या है कि धर्म, कर्म, मोक्ष, ये सारे कहीं ना कहीं हमें अक्रॉस द इराज हमें एक फ्रेमवर्क देती है हमारे ये चीज़ों को अडॉप्ट करके रखने की। ठीक है, तो हम इसको ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि वाइल इजिप्ट, मेजोपोटामिया, ग्रीस लेफ्ट मोन्यूमेंटल कंट्रीब्यूटर्स बट लॉस्ट लिविंग कंटिन्यूटी, द इंडियन सबकॉन्टिनेंट इज यूनिक इन दैट इट्स civilizational essence has flowered in an unbroken stream from the Harappans to modern India. The resilience and adaptability of its culture ensured survival despite repeated invasions and internal changes, make it one of the world's oldest living civilization. ठीक है, समझ में आ गया? तो नेक्स्ट क्वेश्चन तक चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जाम मेंस में 2018 में, और क्वेश्चन ये है, व्हाट डज द अर्बन प्लानिंग ऑफ द हरप्पन सिटीज रिवील अबाउट द गवर्नेंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन। हरप्पन सिटीज़ में जो भी अर्बन प्लानिंग हो रहा था, वो क्या रिवील करता है उनकी गवर्नेंस एंड सोशल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। ठीक है, इसको देखते हैं, ट्राई करते हैं कैसे। मैं एक सैम्पल आंसर आपको दे रही हूँ, लेकिन आप ऐसा नहीं कि आप इसको लेकर कॉपी पेस्ट कर लो, अपने दिमाग से भी अगर और कुछ चीज़ें हैं आप इंक्लूड कर सकते हो, एक अलग पैटर्न में लिख सकते हो, बट ये सैम्पल है, टेम्पलेट है, इसी पैटर्न पे आप लिख सकते हो। The urban planning of Harappan cities such as Mohenjo-daro, Harappa, Dholavira reflects a highly organized governance system and structured social organization.
तो हमने पढ़ा ये सब मोहनजोदड़ो, हड़प्पा एंड धोलावीरा, ये सारी चीज़ें सबसे एडवांस्ड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नेंस सिस्टम कैरी कर रहे थे और उसके साथ साथ सोशल ऑर्गेनाइजेशन भी स्ट्रक्चर्ड था उनका। ठीक है, कैसे? तो पहले देखेंगे सिटी लेआउट एंड गवर्नेंस कैसा था। हड़प्पन सिटी ग्रिड पैटर्न में बिल्ड हुआ था, इसके बारे में हमने देखा। स्ट्रीट इंटरसेक्टिंग कर रहा था एट राइट एंगल्स इंडिकेटिंग केयरफुल प्लानिंग एंड रेगुलेशन। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है द डिवीजन इनटू सिटाडेल, जो कि अपर टाउन था, एंड लोअर टाउन सजेस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल, क्योंकि सिटाडेल में पब्लिक बिल्डिंग्स, ग्रैनरीज, ग्रेड बाथ, ये सब सिटाडेल में होता था। एंड पॉसिबली प्रिजर्व फॉर सिविक एंड एलाइट यूज, जो सोसाइटी के एलाइट मासेस होते थे, बिजनेस क्लास होते थे, रिच पर्सनस होते थे, या फिर मंत्री, रूलर्स वगैरह होते थे, वो सारे सिटाडेल में रहते थे और ये सारी चीज़ों का यूज़ करते थे। स्टैंडर्डाइज बिग साइजेस हमने पढ़ा, कैसे यूनिफॉर्म वेट्स, मेजर्स, ये सारे सिटीज़ में इंडिकेट करते हैं सेंट्रल ओवरसाइट एंड ए सिस्टम ऑफ रेगुलेशन। एडवांस ड्रेनेज एंड सीवर सिस्टम उनका था, इसके बारे में भी हमने बहुत ही डिटेल्स में पढ़ा। रिफ्लेक्ट कोऑर्डिनेटेड अर्बन मैनेजमेंट, पब्लिक हाइजीन पॉलिसीज एंड लॉन्ग टर्म सिविल प्लानिंग। ठीक है, सोशल ऑर्गेनाइजेशन क्या था? द सेपरेशन ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज, कमर्शियल, पब्लिक स्पेसेस पॉइंट्स टू जोनिंग दैट कंट्रोल्ड इकोनॉमिक एंड सोशल इंटरेक्शंस। हमने देखा जो पब्लिकली लोग रहते थे, जो हायर क्लासेस के लोग रहते थे, उनमें प्राइवेट वेल्स वगैरह थी, उनके रूम्स कोर्ट यार्ड में चारों तरफ बहुत सारे घर था और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो 2 स्टोरीड मल्टी स्टोरीड घर में रहते थे और बहुत सारे ऐसे लोग थे जो कि 1 स्टोरीड मतलब एक ही मोहल्ले में रहते थे। ठीक है, तो डिफरेंट पब्लिक स्पेसेस भी था, कमर्शियल प्लेसेस था, असेंबली हॉल था। ठीक है, प्रेजेंस ऑफ क्राफ्ट वर्कशॉप भी था उनके टाइम पे, स्पेशलाइज्ड आर्टिसंस भी रहते थे, जो कि इंडिकेट करता है डिवीजन ऑफ लेबर एंड ऑक्यूपेशनल स्पेशलाइजेशन। कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट इज लार्ज स्ट्रक्चर्स लाइक ग्रैनरीज में इन्वेस्ट करते थे। ग्रेट बाथ में भी उनका था, जो कि हाईलाइट करता है कम्युनिटी कोऑपरेशन एंड सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है, ये सारे चीज़ें हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया। तो कंक्लूजन आप ऐसे ले सकते हो कि हड़प्पन अर्बन प्लानिंग डेमोन्स्ट्रेट्स दैट गवर्नेंस वाज सेंट्रलाइज्ड, ठीक है, एफिशिएंट एंड वेलफेयर ओरिएंटेड, लोगों की अच्छे के लिए वो काम करते थे। while सोसाइटी भी ऑर्गेनाइज्ड था, डिसिप्लिन था एंड स्ट्रैटिफाइड येट कोलाबोरेटिव, रिवीलिंग ए सिविलाइजेशन वेयर सिविक एडमिनिस्ट्रेशन एंड सोशल ऑर्डर वेर क्लोजली इंटरवेंड। उनका इस तरह की एक सिविलाइजेशन था जहाँ पे सिविक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत सिविक एडमिनिस्ट्रेशन एंड उनका जो सोशल ऑर्डर था लोगों के लिए, वो कहीं ना कहीं क्लोजली इंटरवेंड होकर काम कर रहे थे। ठीक है, कितना अच्छे से सब कुछ दिया हुआ है। आप चाहो तो इसमें कुछ और पॉइंट्स भी ऐड कर सकते हो, कुछ डायग्राम वगैरह बना सकते हो। ठीक है, तो यहाँ तक हमारा ख़त्म हो गया। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसको हमने डिस्कशन कर लिया। अब हम देखेंगे, थोड़ा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे क्वेश्चंस की। जैसे ये कि यहाँ पे क्वेश्चन है, हाउ डज हड़प्पन आर्ट रिफ्लेक्ट द सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ द पीपल। लोगों की जो सोशियो कल्चरल लाइफ है उसको कैसे रिफ्लेक्ट करता है हड़प्पन आर्ट, किस तरह से इन्फ्लुएंस करता है, तो उसके बारे में थोड़ा देखेंगे। हड़प्पन आर्ट कंप्राइजिंग सील्स, पोटेरी, टेराकोटा फिगराइंस, स्कल्पचर्स ऑफर वैल्यूएबल इंसाइट इनटू सोशियो कल्चरल लाइफ ऑफ पीपल। इसको आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हो। उसके बाद बॉडी में आप लिखोगे रिलीजियस बिलीफ में कैसे हड़प्पन आर्ट सिग्निफिकेंट रोल कैरी करता है, जैसे कि सील्स डिपिक्टिंग पीपल ट्री, स्वस्तिका, यूनिकॉर्न एंड प्रोटो पशुपति फिगर, ये भी मिला था, हमने पता है, हमको पढ़ा है हमने। suggest early forms of animism, fertility cults and reverence for animal and nature। तो ये जो मिला था स्वस्तिक में, स्वस्तिका चिन्ह मिला था उनके सील पे, पीपल ट्री मिला था, यूनिकॉर्न भी है उनके सील में जो एस्केवेशन के टाइम पे हमको मिला है सबूत के तौर पे, पशुपति फिगर भी मिला है। ये सारे चीज़ें ये दर्शाता है कि एनिमल को भी, डिफरेंट एनिमल फॉर्म को भी पूजा किया जाता था। फर्टिलिटी कार्ड्स, जो फर्टिलिटी कार्ड होते हैं उनको भी पूजा किया जाता था और एनिमल नेचर के साथ उनके एक बहुत अच्छा तालमेल होता था। द रिकरिंग मोटिव्स हाईलाइट ए सिंबलिक वर्ल्ड व्यू दैट लैटर परमिटेड इंडियन ट्रेडिशन। और ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आज भी हमारे इंडियन कल्चर में फॉलो किया जा रहा है, इसके बारे में आपको पता होगा। डिफरेंट कल्चर की, डिफरेंट ट्रेडिशन की, डिफरेंट पशु को पूजा किया जाता है। जैसे महादेव की हमारे हम बुल को पूजा करते हैं, सिंह को पूजा करते हैं, तो उसी तरह बहुत सारे ऐसे होते हैं जिनको पूजा किया जाता है। सोसाइटी एंड इकोनॉमी पे क्या फ़र्क पड़ा है? टेराकोटा फिगराइंस ऑफ मदर गणेश, जो कि इंडिकेट करते हैं प्रोमिनेंस ऑफ फर्टिलिटी वर्शिप। ठीक है, फर्टिलिटी मतलब जो फर्टिलिटी के देवता है
देवी है उनको पूजा किया जाता था, टेराकोटा फिगराइन मिला है उनका। फाइल टॉयज, कार्ड्स, एनिमल फिगराइंस रिफ्लेक्ट फैमिली लाइफ, रिक्रिएशन एंड पास्टोरल इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। उनका जो पास्टोरल एक्टिविटीज़ था, एक जगह से और एक जगह को जाना, बहुत सारे एनिमल्स को रखना, तो टॉयज़, एनिमल फिगराइंस, ये सारी चीज़ें बताता है। उनकी फैमिली लाइफ काफ़ी स्ट्रॉन्ग था और रिक्रिएशन था, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ सील विथ इंस्क्रिप्शन एंड स्टैंडर्डाइज मोटिव्स पॉइंट टू लिटरेसी, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कल्चरल यूनिफॉर्मिटी अक्रॉस सेटलमेंट्स। तो ये सारी चीज़ों कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि उनके बीच में एक लिटरेसी था, मतलब उनको थोड़ा ज्ञान था सब चीज़ों में, ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन भी काफ़ी अच्छा खासा था और कल्चरल यूनिफॉर्मिटी था, जो कि आज के ज़माने में भी हम वही सारी चीज़ों को कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। फिर नेक्स्ट आता है क्राफ्टमैनशिप एंड एस्थेटिक्स। इसमें क्या इन्फ्लुएंस आया है? द ब्रोंज डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदड़ो एम्बॉडीज ग्रेस ऑर्नामेंटेशन। उसमें बहुत सारे ऑर्नामेंटेशन के साथ वो जो डांसिंग गर्ल मिला है ब्रोंज का मोहनजोदड़ो में, ये दर्शाता है द सिग्निफिकेंस ऑफ डांस एंड म्यूजिक इन सोशल लाइफ, ठीक है। स्टेटाइट सील्स भी मिला था, बीड वर्क, ये सारे दर्शाता है कि टेक्नोलॉजिकल स्किल कितना उनका एडवांस था। एंड वैल्यू प्लेस्ड ऑन पर्सनल अडोर्नमेंट, मतलब खुद को आजकल के ज़माने में जो लड़कियां करते हैं, खुद को सजावट करके रखते हैं, डिफरेंट ज्वेलरीज वेयर करते हैं, वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उस वक्त में भी था, वो से भी वहाँ से भी कैरी फॉरवर्ड हो रहा है। तो कल्चरल कंटिन्यूटी, इसका भी एक एग्जाम्पल है कि पेंटेड पोटरी मिला है, यूज ऑफ बैंगल्स, फिगराइंस, मिरर, ट्रेडिशन स्टिल अलाइव। हमारे रूरल इंडिया में आजकल के ज़माने में भी वही सारी चीज़ें एग्जिस्ट करती है, जो कि दिखाता है एक लॉन्ग कल्चरल कंटिन्यूटी हम मेंटेन कर रहे हैं। उस टाइम पे लोग जिस तरह की चीज़ें को अडॉप्ट कर रहे थे, वो सारी चीज़ें आज तक भी कंटिन्यू हो रहे हैं। तो कंक्लूजन में हम इसके ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि दस हरप्पन आर्ट वॉज नॉट मियरली डेकोरेटिव, इट वॉज ए मीडियम दैट रिफ्लेक्टेड रिलीजियस प्रैक्टिसेस, social organization, economic life and aesthetic sensibilities of the civilization, ठीक है। ये सारे चीज़ों को दर्शाता है। तो हो गया आपका आंसर राइटिंग विद इन 250 वर्ड्स। तो नेक्स्ट चलते हैं। आपको अगर मैं एक आंसर राइटिंग ग्रुप खोल रही हूँ, आपको अनाउंस कर रही हूँ। अच्छा ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में स्टार्टिंग में अनाउंस कर दूँगी इसके बारे में, तो आप चाहो तो वहाँ पे ज्वाइन करके आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन आंसर राइटिंग का प्रैक्टिस का ये होगा एग्रीकल्चरल ग्रुप, क्योंकि बहुत सारे ग्रुप्स जीएस पेपर में खुल चुका है, बहुत सारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको मिल जाएंगे, लेकिन एग्रीकल्चर का बहुत कम होता है। तो इसी वजह से आई जस्ट वांट टू टेक ए इनिशिएटिव फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो स्टे ट्यून्ड, ओके। नेक्स्ट देखेंगे, एक्सप्लेन द इम्पोर्टेंस ऑफ द ग्रेट बाथ एट मोहनजोदड़ो इन द कंटेक्स्ट ऑफ हरप्पन आर्किटेक्चर एंड सोसाइटी। ग्रेट बाथ जो मोहनजोदड़ो में प्रेजेंट था, उसका इम्पोर्टेंस क्या है हरप्पन आर्किटेक्चर में एंड सोसाइटी में, इसको एक हम बहुत ही सुंदर तरीके से इसको सैम्पल्ड क्वेश्चंस आंसर देंगे। इंट्रोडक्शन में आप लिख सकते हो कि ग्रेट बाथ ऑफ मोहनजोदड़ो जो कि 26 से लेकर 1900 बीसी तक लोकेटेड एट सिटाडेल, इस टाइम पे ये प्रेजेंट था। और सिटाडेल एरिया में जो अपर मोस्ट एरिया होता है और लोअर एरिया होता है, अपर एरिया को सिटाडेल बोलते हैं। तो सिटाडेल एरिया में ग्रेट बाथ प्रेजेंट था, इज वन ऑफ द मोस्ट आइकनिक आर्किटेक्चरल रिमेन्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ठीक है। ये रिप्रेजेंट करता है अर्लीस्ट नोन पब्लिक वाटर टैंक इन साउथ एशिया, जो कि हाईलाइट करता है बोथ इंजीनियरिंग एडवांसमेंट एंड सोशियो कल्चरल प्रैक्टिसेस। ये की वर्ड को थोड़ा आप देखिए, ये की वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम में, इसको आप अगर लिखते हो तो आपकी मार्क फिक्सिंग बहुत अच्छी आएगी, ठीक है। आर्किटेक्चरल इंपोर्टेंस क्या है? इसके डायमेंशन 12 मीटर लॉन्ग, 7 मीटर वाइड, 2.4 मीटर डीप होता है, 2.4 से 3 मीटर तक डीप होती है। ये कंस्ट्रक्टेड होता है बेक्ड ब्रिक्स जॉइंट बाय जिप्सम मोटर, और नीचे बिटुमेन दिया जाता है लाइनिंग में फॉर वाटरप्रूफिंग, ठीक है। इसको इक्विप्ड किया जाता है फ्लाइट्स ऑफ स्टेप्स, इसके दोनों तरफ से स्टेप रहते हैं ताकि आप बाहर निकल सको, और साइड में इलाबोरेटरी ड्रेनेज सिस्टम भी रहता है, साइड रूम भी रहता है एक्सचेंज करने के लिए या फिर कोई भी रिचुअल्स करने के लिए, जो कि ये शोकेस करता है एडवांस्ड अर्बन प्लानिंग एंड हाइड्रोलिक इंजीनियरिंग। इसको भी आपको मेंशन करना है, ये कीवर्ड है, ठीक है। सराउंडेड बाय कॉलोनेट्स एंड स्मॉलर रूम्स पॉसिबली फॉर चेंजिंग और रिचुअल प्रिपरेशन, तो ये सारी चीज़ें भी वहाँ पे होता है। तो सोशियो कल्चरल सिग्निफिकेंस क्या है इसका? लाइकली यूज्ड फॉर रिचुअल बर्थिंग,
सिंबलाइजिंग प्योरिटी एंड कम्युनिटी रिलीजियस लाइफ। ये रिचुअल बाथिंग वहाँ पे होता था, ये एक सिग्निफिकेंस है। इसको प्यूरिटी का सिंबलाइजिंग माना जाता था क्योंकि वहाँ पे ये सारे जो पब्लिक बात होती थी, रिचुअल्स होती थी, कहीं ना कहीं ये एक प्यूरिटी का सिंबलाइजेशन है। और रिलीजियस लाइफ कम्युनिटी कैसे मेंटेन कर रही है ये भी शोकेस करती है। इट्स सेंट्रल प्लेसमेंट इन द सिटाडेल सजेस्टेड कम्युनल और एलाइट एसेस पॉइंटिंग टू ऑर्गेनाइज्ड सिविक अथॉरिटी। ये दर्शाता है, सिटाडेल में इसका प्रेजेंस ये दर्शाता है कि इसको इलाइट मासेस यूज करते थे काफ़ी सारे, तो ये दर्शाता है सोशली एक ऑर्गेनाइज्ड सिविक अथॉरिटी उनके थे। ऐसा नहीं कोई नहीं था, सब था उनका एरिया में। indicates collective participation in ceremonial practices similar to later traditions of sacred bathing in rivers and temple tank across India। हमारे आज के ज़माना में जो सैक्रेड बाथिंग होती है रिवर में, गंगा रिवर हो गया, त्रिवेणी संगम हो गया, जहाँ पे आप सैक्रेड बात करते हैं, या फिर टेम्पल में, बड़े बड़े टेम्पल में जो पुराने कालों से होते हैं उनमें भी रहते हैं साइड में पॉन्ड या फिर रिवर, वहाँ पे टैंक्स होते हैं, वहाँ पे जाकर हम सैक्रेड बाथिंग करते हैं। तो वो सारी चीज़ों को दर्शाता है, कहीं ना कहीं उस टाइम में भी सेरेमोनियल प्रैक्टिसेस इसी तरह होते थे। हाइलाइट्स, ये हाईलाइट करता है, हाइजीन भी एम्फासाइज करता है, वाटर मैनेजमेंट को हाईलाइट करती है, और सोशल रिलीजियस कोहेसन को भी ये एम्फासिस करती है। ओके, और इसको हम ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं कि द ग्रेट बाथ स्टैंड्स एज ए टेस्टामेंट टू हरप्पन आर्किटेक्चरल सोफिस्टिकेशन, civic organization and cultural emphasis on water and ritual purity, an ethos that resonates in later Indian civilization। हरप्पन आर्किटेक्चरल में जो ग्रेट बात है ये एक टेस्टामेंट है कि ये दर्शाता है एक सोफिस्टिकेशन मेंटेन हो रहा था वहाँ पे, एक बहुत अच्छी सिविक ऑर्गेनाइजेशन था वहाँ पे, एक कल्चरल एम्फासिस भी था ऑन वाटर एंड रिचुअल प्योरिटी, जो कि ये दर्शाता है कहीं ना कहीं हमारे लैटर इंडियन सिविलाइजेशन को ये रिजोनेट करता है, बहुत सारी चीज़ें कंटिन्यूटी मेंटेन कर रहा है, ये सारी चीज़ों को दर्शा रहा है। तो कितना सुंदर से कीवर्ड से ये कंक्लूजन दर्शाता है। तो इसके साथ हमारा आंसर राइटिंग यहाँ पे ख़त्म होती है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम और एक दो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद हम जंप करेंगे मौर्यन आर्किटेक्चर के लिए। ठीक है, मोस्ट अवेटिंग वीडियो, क्योंकि बहुत दिनों से हम नेक्स्ट वीडियो पे नहीं गए इसको लेकिन देखिए क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस हो रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको इस सब्जेक्ट पर कंप्लीटली कमांड आ रहा है, इस सब्जेक्ट पर आप कंप्लीटली मास्टरी कर गए हो, तो नेक्स्ट चैप्टर अगर आप जाओगे तो इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन आ जाए आपको कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, तो मेरी यही मानना है, हम क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस करते हुए नेक्स्ट चैप्टर तक जाएंगे, ताकि फ्यूचर में जब क्वेश्चन मेंस की प्रैक्टिस हम करेंगे तभी ये सारी चीज़ें हमको मदद करेगी। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो तक स्टे ट्यून विद माय चैनल। टाटा बाय बाय, टेक केयर।